हेलो बच्चों, आज हम SRY क्लासेस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान के चौथे अध्याय वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत का चौथा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले के 3 वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख लें ताकि ये वाला जो भाग है अच्छे से समझ में आए। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो तीसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा था, जो एक दिन की वंशागति संबंधित जो मेंडल का प्रयोग था, उससे विचलन की स्थितियां हमने उसमें पढ़ी थी। 2 अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2 जीनों की वंशागति। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था 1 जीन की वंशागति, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है या एकल संकर संकरण भी कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 जीनों की वंशागति, ठीक है, और जिसको डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहेंगे या द्वि संकर संकरण भी कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2 जीन की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हम लोग पढ़ने वाले। उसमें हम लोग केवल एक लक्षण पढ़ रहे थे 1 जीन की वंशागति में। अब मेंडल ने क्या किया, एक जीन की वंशागति पे उनके 2 नियम आए। अब मेंडल ने एक साथ 2 लक्षणों का अध्ययन करना शुरू किया, यानी एक साथ 2 लक्षणों के अध्ययन से संबंधित उन्होंने प्रयोग किए, ठीक है। तो मटर के जितने भी 7 जोड़ी लक्षण थे, 7 जोड़ी जो भी लक्षण थे उनके, तो 7 जोड़ी लक्षण थे। तो उन्होंने अलग अलग मतलब लक्षणों को लेकर 2-2 लक्षणों के एक साथ लेकर उन्होंने अनेकों प्रयोग किए। जैसे उन्होंने अपने प्रयोग में सीड का जो बीज होता है उसकी आकृति और रंग को लक्षण मानकर प्रयोग किया, जिसमें 2 तरह के लक्षण थे। या तो जो सीड होता है उसका कलर या तो पीला होता है या फिर हरा होता है, रंग हो गया। और आकार की बात करें तो या तो सीड जो है पूरा गोल होता है या फिर थोड़ा सा झुर्रीदार मतलब सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये लक्षण है। तो उन्होंने क्या किया कि पीले और गोल बीज वाले जो पौधे थे, जिनमें जो बीज था वो गोल था और पीला था, इनकी ट्रू ब्रीडिंग को यानी तद्रुप प्रजनन समजाति की, ठीक है, एक हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे के बीच में संकरण कराया। उनका केवल एक एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इस तरह के उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक गोल और पीला सीड बीज वाला पौधा लिया, दूसरा पौधा लिया जिसका जो झुर्रीदार और हरा था, मतलब जो उसका आकृति था वो झुर्रीदार था, सिकुड़ा हुआ जिसको कह सकते हैं, और उसका कलर जो था हरा था, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे जो हम लोग कारकों को अक्षरों से संकेतों से दिखाते हैं, तो यहीं से दिखाते हैं कि जैसे गोल का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं राउंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है RR, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि जो RR वाला है, यानी अगर गोल और झुर्रीदार पौधों के बीच में संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में केवल गोल ही बीज वाले संतति उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये प्रभावी है, गोल वाला प्रभावी है झुर्रीदार के ऊपर, और पीला वाला कलर प्रभावी है किसके ऊपर, हरे के ऊपर। तो इसको यहाँ हम लोगों ने YY यानी येलो, और यहाँ पे उसका जस्ट स्मॉल लेटर्स हमने लिया है। अब इसमें जो युग्मक बनेंगे उसमें क्या होगा कि एक कैपिटल R आएगा और एक कैपिटल Y आएगा, कुछ इस तरह से। एक युग्मक में इसके सभी युग्मकों में कैपिटल R और कैपिटल Y होगा, इसके सभी युग्मकों में स्मॉल r और स्मॉल y होगा। जब इन दोनों का क्या कराया जाएगा, पर परागण करवाया जाएगा। पर परागण मतलब ये अलग पादप है, ये अलग पादप है, एक ही प्रजाति के। तो पर परागण करवाया गया और फिर F1 पीढ़ी के बीज प्राप्त किए गए, और उन बीजों को मेंडल ने क्या किया, बोया और उनसे फिर पौधा उगाया।
और फिर उन पौधों में जो सीड लगे उनका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पहले जैसा एक जीन की वंशागति, जैसा हम बताएं कि पीला वाला हरे के ऊपर प्रभावी है और गोल वाला झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में केवल गोल और पीले बीज वाले ही पौधे उत्पन्न हुए। यानी F1 पीढ़ी के सभी पौधों का लक्षण यही था कि F1 पीढ़ी के पौधों से जो भी बीज प्राप्त हुए उनका आकृति जो था गोल था और रंग जो था वो पीला था। अब मेंडल ने क्या किया, इनका स्वयं परागण करवा दिया। ठीक है, स्वयं परागण करवा दिया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो संतति है इसमें कौन कौन से युग्मक संभव हैं। तो पहला या तो कैपिटल R Y के साथ है, जैसे यहाँ पे है, या तो स्मॉल r इस Y के साथ है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, या फिर कैपिटल R स्मॉल y के साथ है, जैसा कि यहाँ पे है, या फिर स्मॉल r स्मॉल y के साथ है यहाँ पे। यानी इसमें कुछ 4 जीनोटाइप के युग्मक बनेंगे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि RY युक्त जो कैपिटल R कैपिटल Y युक्त वाला युग्मक होगा उसकी संख्या कितनी होगी, जितने भी युग्मक बने उसका 25%, और उसी तरह 25% युग्मक ये वाले होंगे, 25% युग्मक ये वाले और 25% युग्मक ये वाले होंगे। ठीक है, सेम टू सेम, चाहे ये स्वपरागण था तो जैसा नर वैसे ही मादा में भी युग्मक बनेंगे, सेम एज इट इज़। अब हम लोग इसको पनेट वर्ग की सहायता से हम लोग देखते हैं कि जो संतति का जीनोटाइप आएगा क्या आएगा, फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, इसको देख समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कैपिटल R इस दोनों युग्मक में अगर संलग्न हुआ तो क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y, और कैसा होगा ये, गोल और पीला होगा। कैसा होगा, गोल और पीला होगा। इसी तरह अगर इसका और इसमें होता है तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, और ये कैपिटल Y है, तो ये भी कैसा होगा, गोल और पीला होगा। ठीक, अगर इसका इससे होता है तो यहाँ पर भी आएगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, और इसका भी जो लक्षण होगा वो होगा गोल और पीला एज इट इज। इसका अगर इससे होता है तो भी यही होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और इसका भी लक्षण होगा गोल और पीला का। अब इसका देख लेते हैं कि अगर इसके इससे हुआ तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y होगा। क्लियर। अगर इसका अगर इससे होता है तो स्मॉल r कैपिटल Y। अब यहाँ पे चूँकि जो आकृति को नियंत्रित करते हैं वो दोनों स्मॉल आ गए, इसलिए ये जो इस पौधे का जो बीज होगा वो कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार, और चूँकि Y वाले तो वही है तो ये हो गया पीला हो जाएगा एज इट इज। इसके भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी होगा गोल और पीला ही होगा। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो स्मॉल r मतलब ये वाला स्मॉल r किसके लिए उत्तरदायी है, झुर्रीदार के लिए, तो ये झुर्रीदार हो जाएगा। और कैपिटल Y स्मॉल y, तो कैपिटल Y चूँकि कैपिटल Y प्रभावी है स्मॉल y के ऊपर, इसलिए इसका भी कलर कैसा होगा, पीला होगा, येलो ही होगा। ठीक है, यानी येलो, झुर्रीदार व पीला। अब अगर इसका इससे होता है तो एज इट इज दे सकते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, गोल और पीला ही होगा। यहाँ पर अगर हुआ तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, गोल और पीला ही होगा। यहाँ पे अगर हुआ तो देख सकते हैं कि कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y किसके लिए है, हरे के लिए। ठीक है, हरे कलर के लिए। तो यहाँ पे ये तो R तो राउंड के लिए है, यानी गोल के लिए, तो सीड गोल होगा, बट स्मॉल y तो ये हरा हो जाएगा एज इट इज। इसमें भी वही संयोजन संभव होगा। फिर
यहाँ पे अगर इससे होता है तो गोल और पीला सीड उत्पन्न होगा। इसमें अगर ये इससे उत्पन्न होता है तो झुर्रीदार और पीला उत्पन्न होगा। इसका अगर इससे होता है तो झुर्रीदार और हरा होगा। अगर इसका इससे होता है तो क्या होगा? झुर्रीदार व हरा होगा। अब इस दोनों को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या हुआ कि गोल और पीला बीज वाला था पौधा, झुर्रीदार और हरा वाला था। इसमें गोल और पीला तो आए ही आए, लेकिन उसके साथ दो संयोजन इसमें नए आए। कौन कौन सा? एक ये वाला आया गोल और हरा, जो जनकों में नहीं था लक्षण। दूसरा आया हमारा कौन सा? झुर्रीदार और पीला, जो कि जनकों में लक्षण नहीं था। तो ये संकरण प्रयोग था जो मेंडल ने किया था। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दृश्य प्रारूप अनुपात कितना है। दृश्य प्रारूप का मतलब लक्षण जो दिख रहा है उसका अगर अनुपात निकालें तो क्या होगा कि गोल और पीले जो बीज वाले जो पौधे थे वो कितने थे? 9, गोल और हरा वाले 3, झुर्रीदार और पीला वाले 3 और झुर्रीदार और हरा वाला 1 पौधा था। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि एक अनुपात है, इसको नंबर हम नहीं मान लेंगे कि नहीं इतने पौधे मिले थे जिसमें 9 पौधे ऐसे थे, 3 पौधे ऐसे, 3 पौधे ऐसे, 1 पौधे ऐसे, नहीं, ये एक अनुपात है। ठीक है, ये पौधों की संख्या नहीं है जो मेंडल को प्राप्त हुए थे। राइट। अब क्या हुआ कि अभी हम जैसे बताएं कि इसमें जो पीला कलर था वो हरे के ऊपर प्रभावी था और जो गोल आकृति थी वो झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी थी। अब यह निष्कर्ष उन्होंने जब क्या किया कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, एक एक लक्षण लेकर किया कि पहले गोल और झुर्रीदार का लक्षण लिया और एक जीन की वंशागति के समान उन्होंने प्रयोग किया। तो उसमें उन्होंने देखा था कि जो गोल वाला लक्षण है वो प्रभावी है झुर्रीदार के ऊपर, और इसी तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। जैसे एक जीन की वंशागति हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें जिस तरह का प्रयोग था सेम उसी तरह का प्रयोग उन्होंने गोल आकृति और झुर्रीदार की आकृति के लिए भी किया और पीला कलर और हरे कलर को लेकर किया। तो उसमें देखा कि पीला जो है वो हरे के ऊपर प्रभावी है और गोल जो है वो झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके एक संकल संकरण जैसा या एक जीन की वंशागति जैसा उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो जो 9:3:1 का जो अनुपात है इसको हम लोग अगर एकल संकरण एक जीन की वंशागति के अनुसार अगर हम लोग संकरण करवाएं तो हम लोग को पता है कि एक जीन की वंशागति में F2 पीढ़ी का जो अनुपात था वो कितना था? 3:1। यानी अगर पीला और हरा लेते तो चूंकि पीला वाला प्रभावी है तो उसमें हम लोग को F2 पीढ़ी में 3 पीला तो 1 हरा मिलता, और अगर इसी तरह गोल और झुर्रीदार का हम लोग करवाते तो उसमें 3 गोल और 1 झुर्रीदार हमको मिलता। ठीक है। तो इसकी जो संयोजन की मतलब एक एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, तो इसके संयोजन को श्रेणी के रूप में मतलब हम लोग व्युत्पन्न कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे 3 गोल अनुपात 1 झुर्रीदार फिर इंटू 3 पीले 1 हरा, इसका गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 गोल पीले 3 का गुणा करेंगे 1 में 3 एकन्ने 3 3 एकन्ने 3 यानी 3 गोल और हरा। ठीक है, गोल और हरा। इसका अगर इसमें करेंगे तो 3 एकन्ने 1 तिहाई 3 यानी 3 जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? झुर्रीदार और पीला जो यहाँ पे था, और 1 एकन्ने 1 यानी एक ऐसा पादप होगा जो झुर्रीदार और हरा होगा। क्लियर है? झुर्रीदार और हरा होगा। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो F2 पीढ़ी में लक्षण आए, ठीक है, जो F2 पीढ़ी में कितने लक्षण आए? 4 तरह के संयोजन संभव हुए, जबकि जनकों में कितना था? केवल 2 तरह के लक्षण थे। ठीक है। तो इस मतलब ये हो गया कि इसमें 2 अन्य जो जनक हैं
उनसे भी दो 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 ऐसे संयोजन आए जो दोनों जनकों से नहीं मिल रहे, गोल और पीला था या फिर झुर्रीदार और हरा था, यही था। लेकिन अभी हम लोगों ने उसमें क्या देखा कि उसमें देखा कि 3 पौधे 3 अनुपात में, मतलब 9:3:3:1 में, तो 3 ऐसे भी आए जो कैसे थे, झुर्रीदार और पीले थे, और 3 ऐसे भी आए जो गोल और हरे थे, यानी 2 ये संयोजन क्या हुआ, नया प्राप्त हुआ। अब इस प्रयोग के आधार पे मेंडल ने अपना अगला नियम प्रस्तावित किया, जिसको कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, सिंपल सा, अगर हम लोग समझना है सिंपल सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि अभी जैसे हम देख रहे थे कि अगर एकल एकल संकरण करवाता दोनों लक्षण का, तो जैसे यहाँ पे ले लेता क्या, पीला बीज ले लेता और यहाँ पे ले लेता क्या, हरा, तो F1 पीढ़ी में क्या आता, केवल F1 पीढ़ी में आता केवल पीला आता। और फिर जब इसका संकरण करवाया जाता तो क्या होता कि 3 पीला आता और 1 हरा, ऐसा उनको मिला भी था, प्रयोग करके उन्होंने देखा भी था। इसी तरह अगर गोल और झुर्रीदार का हम लोग करवाएं, तो चूंकि गोल क्या है, झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है, इसलिए F1 पीढ़ी में जो मिलेगा वो कैसा रहेगा, केवल और केवल गोल रहेगा। और जब इनका स्वयं परागण हम लोग करवाएंगे तो F2 पीढ़ी में जो पौधा आएगा उसमें 3 जो है गोल रहेंगे और 1 जो है झुर्रीदार रहेगा। ठीक है, 1 जो है झुर्रीदार रहेगा। ठीक, अब इसमें क्या था, 3 पीला, तो यहाँ पे 3 पीला इंटू 1 हरा लिख दिए हम ऐसे करके, फिर यहाँ पे 3 गोल इंटू 1 झुर्रीदार ऐसे करके लिख लेते हैं। फिर अगर इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन का जैसे हम लोग कहते हैं, तो 3 त्रिका 9, यानी 9 चीज वैसे होंगे जो पीला और गोल होंगे, 9 पीजी पीला और गोल, 3 एकन्ने 3 कैसे होंगे, पीला और झुर्रीदार, फिर 1 तिहाई 3 कैसे होंगे, 3 जो होंगे वो हरा और गोल होंगे, गोल और हरा, और 1 जो होगा वो कैसा होगा, झुर्रीदार और हरा। ठीक है, झुर्रीदार और हरा। जबकि संतति में हमने क्या देखा था कि पीला, हरा, गोल और झुर्रीदार, अगर उसकी संततियों हमने देखा था तो एक देखा था जो गोल और पीला था, दूसरा क्या था, हरा और झुर्रीदार था, और इन्हीं से ये दोनों नए कॉम्बिनेशन ये बीच में आ गए। ठीक है, अब मेंडल ने ये सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने इसका ये बताया कि ये जो दोनों लक्षणों का हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, बीज संयोजन के नियम में हम लोग पढ़े थे कि जब दोनों कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, वो जब युग्मक जनन होता है तो दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं, ये पढ़ा था। अब मेंडल ने क्या कहा तीसरे नियम मेंडल में कि जो अगर एक से जो अधिक लक्षण का अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें जो कारकों का विसंयोजन हो रहा है, यानी युग्मक जनन के दौरान जो कारक हैं वो जब अलग अलग हो रहे हैं तो एक कारक का जो विसंयोजन है, एक लक्षण के कारक का जो विसंयोजन है वो दूसरे लक्षण के कारक से स्वतंत्र है। मतलब जैसे कि अगर पीला और गोल है तो दोनों का जो कारक है उसका जब वियोजन होता है तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता, स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जब पीला रहेगा तभी गोल रहेगा, ठीक है, उसका विसंयोजन स्वतंत्र रूप से होता है। और इसी को इन्होंने क्या कह दिया, स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो इस नियम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बस यही स्वतंत्र नियम क्या है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण का जो विसंयोजन होता है वो दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, ठीक है। और इसी वजह से
जो द्विसंकर संकरण है, इसमें क्या हो रहा था कि दो नए कॉम्बिनेशन उत्पन्न हो रहे थे, दो नए संयोजन बन रहे थे बीच में। ठीक है, तो ये था मेंडल के दो जीन की वंशागति और उस पर आधारित 30 नियम हम लोग पढ़ चुके। प्रभाविता का नियम, वियोजन का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो ये 3 नियम जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। और जो ये एक जीन की वंशागति संबंधी जो प्रयोग है या 2 जीन की वंशागति जो संबंधित प्रयोग है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था यहीं ख़त्म होता है, मेंडल का जो नियम था वो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद जो हम लोग मेंडल के आगे जो काम हुआ उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।